आज की हमारी चर्चा इतिहास और साहित्य के संबंधों पर केंद्रित होगी। हिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट्स में आज हम लोग हिस्ट्री और लिटरेचर यानी साहित्य के रिलेशन पर बात करना चाहेंगे। डॉक्टर जॉनसन ने अपनी पुस्तक टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के पेज नंबर 353 में लिखा है कि इतिहास का आरंभ साहित्य के एक अंग के रूप में हुआ है। इतिहास के अध्ययन में प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक सामान्य तौर पर यह परंपरा बनी रही कि इतिहास साहित्य के रूप में धर्म, नीति तथा राजनीति के प्रचार का माध्यम बनकर मनोरंजन करे। साहित्य के रूप में इतिहास सत्य तथ्यों की अपेक्षा कल्पना तथा अतिशयोक्ति का आश्रय इस समय तक लेता रहा, जो साहित्यिक विधाओं के कारण ही स्वाभाविक था। असत्य तथ्यों के कारण ही फ्रांस के महानायक नेपोलियन बोनापार्ट ने एक अवसर पर कहा था कि इतिहास एक कपोल कल्पित कहानी के अतिरिक्त और क्या है। इसके विपरीत नैतिक और धार्मिक प्रचार का माध्यम होने के कारण दार्शनिक क्रॉमवेल की यह धारणा थी कि इतिहास में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। 19th सेंचुरी के मध्य में इतिहास का वैज्ञानिक स्वरूप विकसित हुआ और वह इस दरमियान साहित्य, कल्पना व अतिरंजना से मुक्त होकर वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक स्वरूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित या प्रतिष्ठित करने का उसने एक प्रयास किया। लेकिन फिर भी इतिहास का साहित्य से संबंध विच्छिन्न नहीं हुआ। कवि फिरदौसी का अभिमत है कि जिस वस्तु का इतिहास विवरण देता है उसे कविता चित्रित करती है। श्रीमती क्लेरिंडा ने भी इतिहास को वैसे तो एक थकाने वाला शुष्क विषय माना, किंतु उन्होंने कहा कि रोमांस के सम्मिश्रण से वह रोचक बन जाता है। चैथम महोदय का भी यह मत था कि इतिहास ज्ञान का श्रेय शेक्सपियर के नाटकों के अध्ययन को देते हुए उन्होंने इसे एक रोचक विषय के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कोमिनियस ये मानते हैं कि ऐतिहासिक सत्य को रोमांस से भी अधिक रोचक तथा सुंदर उन्होंने माना है। साथ ही साथ इतिहास को साहित्य से पृथक करने पर जेम्स जैकब ग्रिम यह कहते हैं कि इससे एक अस्वाभाविक खाई उत्पन्न हो जाती है। साहित्य तथा इतिहास का समन्वय दोनों को समृद्ध और रोचक बनाता है। डॉक्टर जॉनसन का, जिसकी चर्चा अभी हमने की, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री नाम का इन्होंने पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में इन्होंने इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया है कि इतिहास मानव के कार्यों का जहां एक ओर लेखा जोखा है, वहीं साहित्य मानव के विचार और मानव के भावनाओं का एक अभिलेख है। एक अभिलेख को बिना दूसरे अभिलेख के अध्ययन के लिए कैसे समझा जा सकता है। गुप्त काल की जब हम चर्चा करते हैं तो उससे हमें कालिदास के नाटक को अलग करके नहीं देख सकते। हमें कालिदास के नाटकों को भी देखना होगा, जिसमें उस युग का एक सजीव चित्रण किया गया है। इसी तरह अन्य स्रोतों से जो उस समय की तत्कालीन स्रोत थे, उससे अलग होना एक प्रकार से असंभव है। इसके अतिरिक्त साहित्य ग्रंथ अपने युग की घटनाओं के सत्यापन हेतु एक प्रमाणिक स्रोत भी है।
हरिसेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति जो उन्होंने लिखी, उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। 33 पंक्तियां हैं और अगर हम प्रयाग प्रशस्ति को सच माने तो हमें कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त कभी भी परास्त नहीं हुआ था। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी, लेकिन समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी अधिक महान थे, क्योंकि नेपोलियन तो वाटरलू के युद्ध में परास्त हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त, यदि हम प्रयाग प्रशस्ति को सच माने, तो वह कभी भी परास्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त देवी चंद्रगुप्तम नाम की जो नाटक है, उससे हमें गुप्त शासक रामगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह स्रोत संदर्भ ग्रंथों के रूप में साहित्य इतिहास के अंध युगों में भी अथवा जनजीवन की झांकी का रहस्योद्घाटन करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए दार्शनिक कार्लाइल ने यह कहा कि पुस्तकों में भूतकाल की आत्मा निवास करती है। इसके अतिरिक्त एक हमें और उदाहरण मिलता है कि तत्कालीन साहित्य या तदयुगीन साहित्य अपने युगों को प्रतिबिंबित करती है। शिवाजी अथवा छत्रसाल के प्रसंग में हमें भूषण की कविता की ओर हमारा ध्यान जाता है, अथवा 1857 की घटना के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना की ओर हमारा ध्यान जाता है। हालांकि इसे उन्होंने 1910 में लिखा था, लेकिन फिर भी वे रचनाएं अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर ऐतिहासिक तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का एक कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास के सत्यान्वेषण में भी ये रचनाएं, समकालीन रचनाएं एक प्रमुख सोर्स के रूप में कार्य करती हैं और प्रभावी रूप से वह इतिहास को एक अलग दृष्टि से देखने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। इतिहास के तथ्यों को मनोरंजक एवं सुबोध बनाने में यदि तत्कालीन अथवा अर्वाचीन साहित्य सहायक है, तो हमें इस बात की सावधानी रखनी होगी कि ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, चाहे वह नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, एकांकी हो, कविता हो। इन सबका प्रयोग इतिहास के लेखन में होना चाहिए, लेकिन जो तत्कालीन प्रमाणिक साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, अभिलेख हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसका सत्यापन हमें स्रोत, जो संदर्भ स्रोत हैं, उसके माध्यम से करके युगानुकूल इतिहास को सामने लाने का कार्य करना चाहिए। जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के से रिलेटेड लिटरेचर का अवलोकन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वैदिक युग की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान 4 वेदों की ओर जाता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, उपनिषद, पुराण, दर्शन, सूत्र, ये सारे सोर्स वैदिक काल के इतिहास को जानने के साहित्य कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत और रामायण, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, हालांकि रामायण की ऐतिहासिकता कुछ संदिग्ध है, लेकिन महाभारत को ऐतिहासिक तौर पर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हस्तिनापुर का उत्खनन जब डॉक्टर बीबी लाल ने किया, तो वहां से जो तथ्य हमारे सामने आए, उसकी जब कार्बन डेटिंग की गई, उसके मार्फत यह निर्धारित किया गया कि महाभारत की घटना उत्तर वैदिक काल के आरंभ में घटित हुई रही होगी, 950 ± 50 BC। ये
समय C14 मेथड के द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन उस समय ग्रामीण सभ्यता थी और जो इसका लिटरेचर है उसमें नगरीकरण का आभास हमें देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रामायण को गुप्त काल में संकलित किया गया था, महाभारत को संकलित किया गया। और भी जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उनका संकलन गुप्त काल में हुआ और इस समय तक नगरीकरण हो चुका था। यानी काफी लंबे समय तक महाभारत मौखिक विद्या के रूप में समाज में विद्यमान रही थी। इसके अतिरिक्त जब हम बौद्ध काल की बात करते हैं, उसमें त्रिपिटक, जिसको बौद्ध संगीतियों में संकलित किया गया था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथाओं का जो साहित्य है वह एक सोर्स के रूप में काम आता है। और मौर्य काल में जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए मेगास्थनीज, उन्होंने इंडिका लिखा। हालांकि इंडिका मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन 1846 में डॉक्टर स्वानबेक ने उसके उद्धरणों को संकलित करके इंडिका के नाम से प्रकाशित कराया था। इससे हमको मौर्य काल की बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो 1915 में प्राप्त हुआ, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण इसमें है। इससे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त जो नाटक है, उससे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जब हम एक महत्वपूर्ण युग यानी गुप्त काल में आते हैं, तो गुप्त काल में हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से भी हमको बड़ी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होती है। भास्कृत वासव दत्ता से और कालिदास की कृति कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम, विशाख दत्त की रचना मृच्छकटिकम, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, इससे भी हमें बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखा, लेकिन मौर्य काल में या मौर्य काल के पूर्व हम कह सकते हैं नंद वंश के अंत में अंतिम शासक नंद वंश का धनानंद था, उसको चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किस तरह पदच्युत किया, उसकी कहानी को नाट्य के माध्यम से बताने का प्रयास मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने किया है। जब हम राजपूत काल में आ जाते हैं, तो उस समय राजशेखर की जो कृत नाटक है कर्पूर मंजरी, चंद्रोदय की पृथ्वीराज रासो, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, जय सिंह सूरी कृत हमीर मदमर्दन, पद्मगुप्त कृत नवसाहसांग चरित, सोमेश्वर कृत कृति कौमुदी, दिनकर कृत अंतिम सम्राट तथा विग्रहराज विशाल देव, के.एम. मुंशी कृत पृथ्वी वल्लभ, रामकुमार वर्मा कृत एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, ये साहित्य हमें राजपूत काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। इसके बाद जब हम मध्य युग के लिटरेचर का एक अवलोकन करते हैं, तो सल्तनत काल के पूर्व अलबेरूनी की रचना, जिसमें उन्होंने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद के माध्यम से 11वीं शताब्दी के भारत को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया। और जो भक्ति आंदोलन के संत महात्मा रहे, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य, नामदेव, एकनाथ, कबीर, नानक, इनके जो भक्ति काव्य रहे, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, इसके माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है जो इतिहास की कड़ियों को जोड़ने का काम करती है। जब हम सल्तनत काल के बाद मुगल काल के साहित्य पर अवलोकन जब करते हैं, तो उसमें मुगल वंश के संस्थापक बाबर की खुद की रचना, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी के रूप में जानी जाती है, बाबरनामा, फिर हुमायूं के बारे में उसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई रचना हुमायूं नामा, अबुल फजल के द्वारा लिखी आईने अकबरी,
जहांगीर की आत्मकथा तुजुक जहांगीरी, हालांकि उसको उसने पूर्ण नहीं किया, मुतमिद खान ने उसे बाद में पूर्ण किया था। शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, तुलसीकृत रामचरितमानस, केशव बिहारी, भूषण, रहीम, रसखान, सेनापति आदि रीतिकालीन जो कवि हुए उनकी रचनाएं, राणा सांगा, राणा प्रताप आदि अनेक राजस्थान के वीरों और वीरांगनाओं की से रिलेटेड जो रचनाएं थीं वे हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी का भी मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, जो तदयुगीन इतिहास को जानने समझने का एक अच्छा माध्यम हो सकती है। मॉडर्न एज में, आधुनिक काल में, ब्रिटिश शासनकाल में जो साहित्य रचे गए, बहादुर शाह जफर की कृति, वृंदावन लाल वर्मा कृत उपन्यास झांसी की रानी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की नाटक नाना फडणवीस और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना 57 के परिप्रेक्ष्य में, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की। देश की स्वाधीनता के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं के रचित ग्रंथ और साहित्य हमें जहां स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, वहीं राष्ट्र कवि जितने भी हुए, चाहे दिनकर हों, माखनलाल चतुर्वेदी हों, मैथिली शरण गुप्त हों, इनकी रचनाएं हमें राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में दिखलाई पड़ती हैं। तो इस तरह लिटरेचर और इतिहास एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि लिटरेचर में हम इतिहास के विविध पहलुओं को देखते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करते हैं और आमतौर पर इन सभी स्रोतों का समग्र रूप से इतिहास में अध्ययन किया जाता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि तदयुगीन साहित्य और इतिहास का बेहद घनिष्ठ संबंध है। थैंक यू।